नमस्कार मित्रों, एक बार आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करें, अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियो का अंत तक जरूर देखें। साथियों, आज अपन नई विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, वैसे बात करें दुर्गों की, तो दुर्ग विभिन्न श्रेणियों के दुर्ग हैं। पूरे भारत में हर राज्य में बहुत सारे दुर्ग हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग हैं। यानी कि दुर्ग की संख्या में राजस्थान भारत में तीसरा नंबर रखता है। और हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दुर्गों का प्रथम आधार स्थापना का जो प्रथम आधार मिला वो कालीबंगा की खुदाई से हमें इसके प्रमाण मिले हैं। अब हम बात करें कि दुर्गों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, दुर्ग क्यों बनाए जाते थे, दुर्गों की आवश्यकता क्यों हुई। साथियों, आपको पता है प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय में एक राज्य से दूसरे राज्य को हड़पने के लिए राजा महाराजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। उन आक्रमणों से बचने के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। इसलिए दुर्गों का निर्माण किया गया। और दुर्गों की क्या क्या विशेषताएं होती है मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, दुर्गों की विशेषता में सर्वप्रथम हम लें तो सुदृढ़ प्राचीरें। जो प्राचीरें आपने देखा होगा, दुर्गों की ऊंचाई पर प्राचीरें बनाई जाती थी, वो सुदृढ़ होती थी, अभेद्य होती थी। कितने बड़े दुश्मन क्यों ना आ जाए, उन प्राचीरों को पार नहीं कर पाते थे। दूसरा, अभेद्य बुर्जें बनाई जाती थी दुर्गों में। वो बुर्जें अभेद्य होती थी, कोई उनको भेद नहीं पाता था। तीसरी विशेषता है विशाल परकोटे बनाए जाते थे। हर दुर्ग में विशाल परकोटा होता था। उस परकोटे को पार करना किसी दुश्मन के लिए सहज नहीं होता था। चारों ओर गहरी खैया खोद दी जाती थी दुर्गों के, ताकि कोई दुश्मन एकाएक आक्रमण न कर सके। आक्रमण करने के लिए खाई पार करनी पड़ती, तब तक आगे की सेना सचेत हो जाती थी। तो चारों ओर गहरी खाई होती थी दुर्गों की। और दूसरी विशेषता की बात करें, पांचवी विशेषता, तो हर दुर्ग के भीतर जलाशय होते थे। जलाशय की उपलब्धता होती थी, क्योंकि पेयजल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता थी, तो जलाशय जरूर उपलब्ध थे। और बात करें छठी विशेषता, तो हर दुर्ग में शस्त्रागार होता था, क्योंकि दुर्ग की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का होना आवश्यक था। तो हर दुर्ग में शस्त्रागार मिलता था अंदर। और बात करें धार्मिक आयोजनों के लिए और धर्म कर्म के लिए हर दुर्ग में मंदिर जरूर होते थे। मंदिर का निर्माण जरूर हर दुर्ग में होता था। अगली बात करें हम, तो हर दुर्ग में अन्न का बहुत बड़े विशाल भंडार होते थे, क्योंकि वहां जो निवास करने वाले दुर्गवासी हैं, उनके भरण पोषण के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न का उपलब्ध होना जरूरी है। और बाह्य आक्रमण हो गया तो वो आक्रमण कितने दिन चलता है, कितने दिन दुश्मन की सेना पड़ी रहती है, तो उससे बचने के लिए एक विशाल अन्न का भंडार भी उपलब्ध होना जरूरी होता है। तो ये आठवीं विशेषता है दुर्गों की। अगली बात करें तो सुरंग प्रणाली होती थी। हर दुर्ग की अपनी एक सुरंग प्रणाली होती थी। मतलब आक्रमण हो गया और वो आक्रमण मतलब हम वो जो दुर्ग की सुरक्षा नहीं कर पाए वहां के स्थानीय सैनिक, तो सुरंग के माध्यम से राज परिवार को और दूसरे निवासियों को बाहर निकाल दिया जाता था। तो सुरंग प्रणाली भी हर दुर्ग की एक अपनी विशेषता होती थी। अगली बात करें तो गुप्त प्रवेश द्वार हर दुर्ग में कहीं न कहीं मिलेगा आपको। गुप्त प्रवेश द्वार वे ऐसे प्रवेश द्वार होते हैं जो दुश्मनों को और किसी आम लोगों को पता नहीं होता था। ये विशेष लोगों को, राज परिवार से जुड़े लोगों को ही गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी होती थी। ये तो थी दुर्गों की विशेषताएं। साथ ही हम बात करें दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग इसके प्रकार बताए हैं। साथियों, हम सबसे पहले बात करें कौटिल्य के अनुसार, तो कौटिल्य ने 4 दुर्गों की श्रेणियां बताई है। पहली उन्होंने बताई औदुक दुर्ग, जिसे हम जल दुर्ग भी कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ऐसे दुर्ग
जिनके चारों ओर विशाल जलराशि हो, वो औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगली हम बात करें तो अगला जो प्रकार बताया था कौटिल्य ने, वो पर्वत दुर्ग बताया या गिरि दुर्ग। मतलब ऐसे दुर्ग जो पर्वतों पर या गिरि की चोटी पर स्थित होते थे, ऊंचाई पर स्थित होते थे, तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते थे? गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। अगली बात करें, तीसरा प्रकार उन्होंने बताया धानवन श्रेणी। धानवन श्रेणी ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हो, जिसके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो, वो धावन श्रेणी। अगली बात करें, चौथा प्रकार कौटिल्य ने बताया वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से बीहड़ और घने जंगलों से घिरे हो, वो वन श्रेणी में आते थे। ये चार प्रकार, चार श्रेणियां कौटिल्य के अनुसार है। अब हम बात करें शुक्र नीति के अनुसार, तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग, 9 श्रेणियां बताई है दुर्गों की। कौन कौन सी है बात करते हम। पहली ले एरन दुर्ग, दूसरी है औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग, तीसरी है पारिक दुर्ग, चौथी है पारिध दुर्ग, पांचवी है धानवन श्रेणी, छठी है वन दुर्ग, सातवीं है सैन्य दुर्ग और 9वीं सहाय दुर्ग। मैंने बीच में एक बता दिया, क्रम टूट गया, एक बार पुनः आप देख लें। पहला एरन दुर्ग, एरन श्रेणी, दूसरा औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग, तीसरा पारिक दुर्ग, चौथा पारिद दुर्ग, पांचवा गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, छठा धानवन दुर्ग, सातवां वन दुर्ग, आठवां सैन्य दुर्ग और 9वां सहाय दुर्ग। ये 9 श्रेणियां दुर्गों की रही है। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र ने राज परिवार के किसी भी राज के 7 विभिन्न अंग बताए हैं, वो भी आपको अगले अध्याय में बताए जाएंगे। साथियों, अब हम एक एक दुर्ग की श्रेणी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि एरन दुर्ग क्या होता है, धानवन दुर्ग क्या होता है, गिरि दुर्ग क्या होता है, सैन्य दुर्ग क्या होता है, सहाय दुर्ग क्या होता है। साथियों, हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और किस श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं एरन दुर्ग। एरन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिन तक पहुंचने का मार्ग बहुत दुर्गम हो, जो खाइयां हो, कांटों भरा रास्ता हो और उस दुर्ग तक पहुंचने का जो मार्ग हो बड़ा जटिल हो, दुर्गम हो, तो उसे एरन दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का जालोर का दुर्ग आता है। अगली बात करें औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर विशाल जलराशि हो, ये औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग कहलाते हैं। इन श्रेणी में झालावाड़ का गागरोन दुर्ग आता है। अगली बात करें पारिक दुर्ग। पारिक और पारित दोनों सिमिलर नाम आते हैं, केवल ख और ध का फर्क है। तो आप ये ध्यान रखना, जिसमें ख आ रहा है मतलब ऐसे दुर्ग, पारिक दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई हो, वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और इस श्रेणी में हमने राजस्थान का कौन सा दुर्ग आता है, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। अगली बात करें पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर ईंटों, पत्थरों, सीमेंट, रेत और चूने से बनी हुई विशाल दीवारें, वो क्या कहलाता है? पारिद दुर्ग। इस दुर्ग में चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर का दुर्ग आता है। हम बात करें आगे गिरि दुर्ग। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ऐसे दुर्ग जो सुगढ़ वन या घने जंगलों के बीच में स्थित हो, गिरि दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर का किला आता है, दुर्ग आता है। हम बात करें दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग वह श्रेणी है जिसके चारों ओर क्या हो? विशाल रेत हो, यानी कि मरुस्थल के बीचों बीच स्थित जो दुर्ग हैं वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसमें बात करें तो जैसलमेर का दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में भी सम्मिलित है। अगली बात करें वन दुर्ग। नाम से प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? घने वन हो,
वो क्या कहलाते हैं? वन दुर्ग। तो इस दुर्ग की श्रेणी में कहा आता है? बाड़मेर आता है। अगली बात करें सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग समतल भूमि पर हो और जहां चतुर सैनिक और राज्य की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, वो सैन्य दुर्ग आता है। अगली 9वीं श्रेणी है सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग वह दुर्ग जो भूमि पर हो और जिसमें क्या हो, शूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हो, वो सहायक दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथ ही मेरे हिसाब से मैं गिरि दुर्ग के बारे में भूल गया था, उसको मैंने पर्वत दुर्ग वन दुर्ग के बारे में बताया था उस समय भी। साथियों, गिरि दुर्ग ऐसे दुर्ग जो उच्च पर्वत पर या किसी पहाड़ की चोटी पर या गिरि की चोटी पर स्थित होते हैं, वो गिरि दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में राजस्थान का चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर का किला दुर्ग आता है। साथियों, हम एक विशेष जानकारी आपको दें, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो केवल धानवंत दुर्ग श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी 8 श्रेणियों में सम्मिलित है। मतलब चित्तौड़गढ़ किला दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो 8 श्रेणियों में सम्मिलित हो सकता है। उसे हम एरण दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं, औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं, पारिख दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं, पारिध दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं, वन दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं और सहायक दुर्ग की श्रेणी में भी ले सकते हैं। आपको बता दूं, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं वो सैन्य श्रेणी में जरूर आते हैं, सभी दुर्ग सैन्य श्रेणी में जरूर आते हैं। अब हम बात करें कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के बारे में बता दिया कि हर श्रेणी में आता है। और एक विशेष जानकारी दे दूं, पटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में स्थित है, पटनेर दुर्ग, और दूसरा है लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है। दोनों दुर्ग मिट्टी से बने हुए हैं। साथियों, हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को सम्मिलित किया गया है। वो कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं। आमेर का दुर्ग जयपुर, कारगोन का दुर्ग झालावाड़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जैसलमेर का दुर्ग जैसलमेर, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़। ये 6 किले दुर्ग ऐसे हैं जो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित हैं। यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। साथियों, ये हमने आज पढ़ा राजस्थान के दुर्गों के बारे में। एक एक दुर्ग के बारे में हम कल से जानकारी लेंगे, हम एक एक दुर्ग को लेके अध्ययन करेंगे। आज मैंने आपको समझाया कि दुर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, शुक्र नीति के अनुसार कितने होते हैं, कौटिल्य के अनुसार कितने होते हैं, ये जानकारी हमने। एक बार पुनः बता दूं, कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग की श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? औद्योगिक दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, पर्वत दुर्ग, धानवंत दुर्ग और वन दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। एरण दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवंत दुर्ग, वन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहायक दुर्ग। साथियों, आप इनका बारीकी से अध्ययन करें। हो सकता है हम नया नया प्रयोग कर रहे हैं, कुछ गलतियां हमसे त्रुटियां रह जाती है, तो आप जरूर कमेंट करें, हमें अपना सुझाव दें। आपके अमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं, हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमारी गलतियां हमें पता नहीं चलेगी, वो गलतियां आप जब हमारे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। साथियों, संकोच न करें, निसंकोच होकर हमसे जो त्रुटियां गलतियां हो रही है उसे आप कमेंट में जरूर सजेस्ट करें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हृदय के अंतिम तल से एक बार पुनः आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, हमारे वीडियो को अंत तक देखा। साथियों, हमारा वीडियो पसंद आए तो आप अन्य लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब लाल बटन होगा, उसको आप दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।